नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ मुमताज खान। अपने वादे के मुताबिक एक बार फिर हाजिर हूं मैं एक और बेहतरीन और काबिल मिसाल अधिकारी से आपकी मुलाकात कराने के लिए। एक ऐसे अधिकारी जिनका यहां तक का सफर वाकई एक मिसाल है, एक प्रेरणा है और ये बात जब उनको नजदीक से जानेंगे और समझेंगे तो पहचानेंगे कि कामयाबी का सफर अगर मुश्किल है तो उसको आसान कैसे बनाया जा सकता है। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे अधिकारी से जो एक वक्त में कई ओहदों पर रहकर हरियाणा को सेहतमंद बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले की बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा HSHRC के डायरेक्टर भी हैं और इसके अलावा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के हरियाणा स्टेट मिशन डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब, मैंने अपने दर्शकों को इतने सारे ओहदे आपके बताए, इससे पहले कि आपकी कामयाबी का सफ़र हम जानें, युवाओं के सामने हम आपको बतौर मिसाल पेश करें, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव इतने सारे ओहदों पर एक साथ रहकर किस तरह अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा आपने बताया, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हरियाणा मेन जो उसमें है NHM का मैं काम देख रहा हूँ। उसके अलावा पिछले ये पद जो मैं कहूँ ये मैंने नवंबर 2024 में ग्रहण किया था, लेकिन पिछली जुलाई से मैं ED HSHRC एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HSHRC का चार्ज भी और स्टेट मिशन डायरेक्टर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का काम भी देख रहा हूँ। और है काफ़ी मुश्किल चीज़ें एक साथ इतने चीज़ों को देखना, लेकिन खुशी ये है कि किन तीनों चीज़ों में हमने पिछले 2 साल में या 1 साल में काफ़ी उपलब्धियां हासिल की। तो उपलब्धियां हासिल करते हैं या करता है इंसान तो आप में काम करने की या और अच्छा काम करने की और इच्छा होती है। और शायद यही एक कारण है कि मैं ना केवल डिपार्टमेंट में बल्कि अन्य एक अच्छा लगता है बहुत सारी जगह जब कभी अन्य समकक्ष अधिकारी या अन्य हमारे आयुष जिसको कहूँ विभाग में या DMER में या IS ऑफिसर्स जो हमारे साथ में है, जब मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव हूँ, जिनसे रूबरू कभी मुलाकात नहीं हुई, तो अच्छा लगता है जब वो कहते हैं कि हाँ आपका नाम सुना है, आपका काम के बारे में बड़ी तारीफ होती है। तो शायद वो एक मोटिवेशन है। डॉक्टर साहब, कई इनिशियल्स लिए हैं आपने अपने करियर के दौरान और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है अपने दर्शकों को आज कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कोविड जैसे मुश्किल वक्त में, कोविड जैसे दुश्वार वक्त में 2 ज़िलों में अपनी सर्विसेज इस तरह से अंजाम दिए हैं कि वो काबिल मिसाल हो गए वाकई। नूह मेवात में डॉक्टर साहब पोस्टेड थे जब कोविड की शुरुआत हुई, उसके बाद गुरुग्राम कोविड के जद में काफ़ी ज़्यादा आ गया था, फिर डॉक्टर साहब ने वहाँ पर अपनी सलाहियत से गुरुग्राम के लोगों को कोविड से फ्री किया। डॉक्टर साहब, इन दोनों ज़िलों का कोविड के दौरान का तजुर्बा हम ज़रूर आपके ज़रिए अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। बिल्कुल, मैंने कोविड से पहले जस्ट पहले मैंने मेवात ज़िला ज्वाइन किया था। तो ये मैं वहाँ बहुत कम समय रहा। मैं 11 जून को मुझे ऑल ऑफ अ सडन 10 जून की रात को मुझे मैसेज दिया गया था, तो मुझे गुड़गांव ट्रांसफ़र कर दिया गया था रातों रात। और शुरुआत कर तो मैंने 1 फरवरी को मेवात में ज्वाइन किया था और आप यकीन मानिए 12 मार्च के आसपास शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रेजेंट जो CPS CM साहब हैं, उस वक्त हमारे PS2 CM हुआ करते थे राजेश खुल्लर जी, तो कोविड को लेकर एक संडे के दिन एक मीटिंग करी गई थी। तो उस दिन के बाद तो मैं सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट रहा, लेकिन 1 महीने और 12 दिन में भी मैंने मेवात की समस्त PHC में विज़िट की। तो आप मान के चल लीजिए 28 के करीब टोटल वहाँ पर हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूट्स थे, मेजर हेल्थ इंस्टीट्यूट्स। मैंने उनमें सभी में आप मान के चलिए यानी रोज़ाना मैं दौरे पे जाता था। तो आज भी मेवात के लोग हो सकता है मुझे शक्ल से नहीं, लेकिन बाई नेम या नाम से जिसको कहना चाहिए जानते हैं। और जैसा आप सबको मालूम है कि तबलीगी जो समाज की और जो उस वक़्त कोविड के लिए वो जो एक नाम जो विवाद हुआ था, उस वक़्त मैं वहीं पोस्टेड था। और
हमने बड़े इफ़ेक्टिवली मिल के काम किया, क्योंकि उस वक़्त सभी नए थे, पूरी दुनिया में वो एक नई चीज़ थी उस तरह से काम करना। और कहा जाता है कि यू सी जी इस किस्म के एपिडेमिक्स और ये पेंडेमिक्स जो होता है वो वंस इन योर लाइफ टाइम आप देखते हैं, तो हमने वो देखा। मेवात को जो सबसे अच्छी हमने उस वक़्त सेवा दी तक, मुझे याद है शायद 24 या 25 मई, क्योंकि जैसा वो थोड़ा सा हमारा होता है चांद के ऊपर, तो ईद का दिन था, मई, हाँ 100% मई ही थी वो। तब हमने मेवात को, जिसमें सबसे ज़्यादा केस थे, तब तक हमने कोविड फ्री डिक्लेयर कर दिया था, यानी 0 केसेस लेके आए थे जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस थे। फिर हमारे एक साथी थे जो मेरे साथ पोस्टेड थे, अभी विधायक हैं वो हमारे साथी, उनके फादर की डेथ पे मैं उनके गांव में अचानक मैं शाम को 5 बजे के बाद अपने जिसको कहने ACS महोदय से परमिशन लेके सिर्फ 5 बजे के करीब मैं निकला था, और ये कहा था सर को कि मैं 8 बजे तक वापस आ जाऊंगा। तो संभवतः थोड़ा सा शायद लेट हो गए वापसी में आने में, तो क्योंकि सिनेरियो ऐसा था, फ़ोन उठाना उस वक़्त मुश्किल था, तो मुझे नहीं पता था। बहुत सारे, जब मैं गाड़ी में बैठा उसके बाद, उस प्रकरण के बाद, तो इतने मिस कॉल थे, तो मैंने जानने की कोशिश करी कि भाई किसी एक से भी बात करूं कि क्या बात है। ऑलमोस्ट 70-80 के करीब कॉल थी। तो तब मुझे पता चला कि नेशनल चैनल पे न्यूज़ चल रही थी कि आई हैव बीन ट्रांसफर्ड टू गुड़गांव। तो फिर गुड़गांव में हमने कोविड में जो प्रयास किए वो काफ़ी, मैं तो वो तो आपने मिसाल ही बनाई गुरुग्राम में, तो बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी। हमने बहुत सारे आयाम दिए। हमने एक दिन में 25 से 30 हज़ार के बीच में हमने RT-PCR किए, जबकि एक बार मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा भी था तब, मनोहर लाल जी ने, कि भाई इतने टेस्ट कर रहे हो तो पॉजिटिविटी और वो सब। हमने सर को फिर यही डिस्कशन हुआ कि जितने ज़्यादा जल्दी केस हम ढूंढेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी हम नियंत्रण पा पाएंगे। फिर हमने वैक्सीनेशन में भी बड़े आयाम, उसमें भी रिकॉर्ड बनाया आपने? हाँ, हमने एक दिन में गुड़गांव जहाँ अपने सभी उनके साथ, उसमें सभी का सहयोग रहा, जिला उपायुक्त थे या हमारी टीम थी। हमने पोर्टल पे, जिसको कहना चाहिए ऑनलाइन, 1 लाख से ज़्यादा लोगों की सिंगल डे में एंट्री करी। मैं मानता हूँ मुंबई में या दिल्ली में कुछ जगह एक बार उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा की कोशिश करी, लेकिन उनकी फिजिकल एंट्री रही थी, हमने ऑनलाइन एंट्री की। तो आप मान के चलिए कि इतनी बड़ी अचीवमेंट हमने हासिल की। इसके अलावा हमने गुड़गांव में, मैं ना केवल हरियाणा में कहूँगा बल्कि पूरे देश में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान हमने गुड़गांव में चलाया, और वो इतना सक्सेसफुल रहा कि इसका जिक्र वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल में भी किया गया। ये एक और रिकॉर्ड आपने गुड़गांव में। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें इतनी सक्सेसफुल रही। हमने 3rd जनरेशन यानी जेंडर को जो है, सॉरी जनरेशन मैंने कहा, जेंडर को हमने वैक्सीनेशन के लिए शुरुआत की, और उसके बाद पूरे समस्त भारत में भी उनके लिए एक वो किया हमने। जो स्पेशली एबल्ड बच्चे थे खास करके हमारे, या जो और साथी थे, उनके लिए हमने वैक्सीनेशन के अलग से कैंप लगाए। इन सभी की ना केवल तारीफ हुई, इन सब के परिणाम स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के गिने चुने जो 8 डॉक्टर्स थे जिनसे बात की, उनमें से एक मैं भी था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनिशियली हमें 3 मिनट का या 3.5 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन जब बात शुरुआत हुई और बात करने लगे तो कम से कम 8 मिनट और कुछ सेकंड उनसे मैं रूबरू रहा और उनके साथ बातचीत हुई। और जब उन्होंने अपना संबोधन दिया तब ये और फ़ख्र की बात थी मेरे लिए और हरियाणा के लिए कि उन्होंने मेरा नाम लेके जिक्र किया कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं या डॉक्टर यादव ने जो बातें बताई वो बहुत मतलब काबिल तारीफ़ बातें थी, और सभी कोविड वॉरियर्स की उन्होंने एग्जाम्पल के साथ मेरा साथ में उदाहरण देते हुए तारीफ़ की थी। जी, इसके लिए मुबारकबाद के हकदार हैं डॉक्टर साहब आप। डॉक्टर साहब, जब हम कोई सक्सेस डिस्कस कर रहे होते हैं, जब हम किसी कामयाबी की बात कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ तक का सफ़र कितना खूबसूरत है, पर कहते हैं कि तुमने मेरे सर का ताज तो देख लिया, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए,
हर उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपके जहन में आता है, हरियाणा को सेहत के एतबार से एक अमीर राज्य बनाने के लिए। जाहिर है कई सारे चैलेंजेस भी आते होंगे, कई सारी चुनौतियां भी आती होंगी। क्या हम जान सकते हैं डॉक्टर साहब कि जब आप किसी आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं, जब कोई आप इनिशियल लेते हैं, तो फिर कौन सी ऐसी परेशानियां या दुश्वारियां होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं और फिर उन्हें किस तरह से आसान बनाया जाता है सिस्टम को साथ लेकर चल के? बिल्कुल, सिस्टम को साथ लेके काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, बिल्कुल ब्लंटली और बड़ी साफ गोई से कह दूँगा, ऐसा नहीं है। आपके चाहने वाले, दूसरी सेंस में मैं कह रहा हूँ, काफ़ी बढ़ जाते हैं। जो ही आप कोई इनोवेटिव नया या आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं या थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ को रूल्स में रह के भी अगर नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो लोग उसको उसका फ़ायदा उठा के आपके नीचे खींचने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो पेशेंस, मैंने यही सीखा कि आपको जितना आप सब्र से काम लेंगे और सामने वाले को आप अननेसेसरली इस प्रोवोकेशन या इनमें नहीं इन्वॉल्व होंगे तो आप अपना टारगेट हासिल कर सकते हैं। जी, आपने ठीक कहा। जैसे मेवात की महिलाएं एनीमिक होती हैं, प्रेगनेंसी के वक्त में काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करती है और मुझे यकीन है कि क्योंकि आपका ये अहद है, आपने एक हलफ इस तरह की उठाई है कि हरियाणा को पूरी तरह से सेहतमंद बनाए रखने के लिए आपके एफर्ट्स मुसलसल जारी रहेंगे। तो इस तरह के चैलेंजेस के लिए कौन सा लेआउट, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ या योजनाओं पे आप काम करते आए हैं डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल, हमने दो चीज़ों पर मेन बात करती। किसी भी समाज के लिए या उसका आईना या आंकने के लिए देश का, प्रदेश का मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ही किया जाता, जो कि हमारा पिछले कुछ सालों में जो पहले 116 के करीब था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 89 पे आया और 42 से हमारा 25 पे हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आया। तो डेफिनेट एक सुधार है। इसको करने के लिए हमने बहुत प्रयास किए। सबसे बड़ा प्रयास जो अभी हमने रिसेंटली किया है, हमने पहले जो FRU, फर्स्ट रेफरल यूनिट, यानी जहां सिजेरियन सेक्शन तक की फैसिलिटी अवेलेबल होती है किसी महिला को, ताकि उसको रेफ़र ना करना पड़े और कहीं जाना ना पड़े और इमीडिएट अवेलेबल हो जाए, तो मैटरनल डेथ्स इसकी वजह से काफ़ी रुकती हैं। तो जो नवंबर 2024 के में जब मैंने ज्वाइन किया था और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के बाद हमने इसकी संख्या पर काम किया। उनका स्पष्ट आदेश था, जिसमें मैं CPS CM साहब का भी नाम जरूर लूँगा। उनका भी बिल्कुल स्पष्ट इसमें दिशा निर्देश थे दोनों के। एक मीटिंग जब हमारी उन अधिकारियों ने, या मैं कहूँ हमारे CM साहब ने और CPS CM साहब ने ली, तो FRUs की संख्या बढ़ाना। तो हमने आज की डेट में हरियाणा प्रदेश में 100 FRU डेजिग्नेट कर रखे हैं, जबकि भारत सरकार कहती है कि आपकी पॉपुलेशन नॉर्म्स के हिसाब से सिर्फ हमें 69 या एक राउंड फिगर में कहूँ तो 70 अलाउड है। तो 70 से ज़्यादा यानी 30 FRU हमने अपने प्रयास से, हरियाणा सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के बाद हमने अपने प्रयास पे क्रिएट करें, इन सभी में सिजेरियन फैसिलिटी अवेलेबल करें। तो आप मान के चल लीजिए ऑन एन एवरेज 4 से 5 सेंटर हर जिला में अवेलेबल हैं जहां FRU हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रयास हमने किया कि हम इम्यूनाइजेशन को सुधारने के लिए आज की डेट में हरियाणा प्रदेश की इम्यूनाइजेशन 104% है, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज। हमारे दो प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर सराहे गए, एक स्पेशल इम्यूनाइजेशन वीक जो हमने क्रिएट किया, दूसरा अभी हमने एक नया अभियान इस 1 जनवरी से फिर स्टार्ट किया, एक नया दिया स्पेशल इम्यूनाइजेशन संडे। हम एक स्पेशल इम्यूनाइजेशन संडे भी मनाते हैं, जिसमें हम महीने में एक बार ऐसा, ताकि हमारे सभी छूटे हुए बच्चों को हम स्पेशल इम्यूनाइजेशन संडे को भी कर सकें, और क्वार्टरली हम स्पेशल इम्यूनाइजेशन जो वीक मनाते हैं उसमें भी। और इसी वजह से हरियाणा में इम्यूनाइजेशन में काफ़ी सुधार आया। डॉक्टर साहब, जिस डॉक्टर वीरेंद्र यादव को लोग जानते हैं, उनका यहाँ तक का सफ़र जानने का सिलसिला मैं शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारे कार्यक्रम का सबसे दिलचस्प हिस्सा होता है। और युवा जो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके लिए वाकई एक काबिल मिसाल शख्सियत हम आज पेश करने जा रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कब ये सोचा कि उन्हें डॉक्टर वीरेंद्र यादव बनना है? कभी बचपन में आपने सोच लिया था, ये कोई इत्तेफाक था? और उसमें भी कार्डियोलॉजी में एक्सपर्टीज़ हासिल करना, ये कैसे समझ में आया डॉक्टर साहब? देखिए, मैं भिवानी के पास एक छोटा सा गांव है बीरण,
वहाँ के रहने वाला हूँ। और मेरे फादर जो थे वो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर थे। और उसके बाद जब वो भिवानी हम शिफ्ट हुए तो मैं उस वक़्त फोर्थ पहले प्राइमरी जो स्कूल था मेरा, या प्राइमरी स्कूलिंग जिसको कहूँ, वो मेरी गांव में रही। उसके बाद हम भिवानी शिफ्ट हुए और भिवानी के बाद मैं फरीदाबाद, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद में पढ़ा। और उसके बाद MBBS और MD मेडिसिन दोनों मैंने रोहतक से की। और कार्डियोलॉजी जो है वो मैंने नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली से की। और उसके बाद मैं 1 साल के लिए कार्डियोलॉजी विभाग रोहतक मेडिकल कॉलेज में रहा। उसके बाद जब मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ एज SMO तो मैंने यहाँ स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइन कर लिया था। जहाँ तक सवाल है कि ये कैसे हुआ, तो मुझे अच्छे से याद है मैं शायद 6th या 6ठी क्लास में जब मैं था तो हम भिवानी में थे, तो तब मैसेज मिला था कि दादाजी आपके बीमार हैं, उनको चेस्ट पेन हुआ तो बुला रहे हैं वो देखने के लिए। फादर मेरे उस वक़्त सिवानी पोस्टेड थे, तो वो संभवतः पहुंच नहीं पाए थे, वो लेट हो गए थे, हम पहुंच गए थे। तो जब मुझे पता चला पहली बार कि उनको चेस्ट पेन नहीं, वो कार्डियक अरेस्ट हुआ था, या जिसको कहूँ हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्योंकि अब तो मैं सुपर स्पेशलिटी के तौर पे बता सकता हूँ वो क्या था। तो तब मुझे लगा कि मुझे शायद ऐसा डॉक्टर बनना चाहिए, सो दैट आई कैन सेव नॉट ओनली पर्सनल या फैमिली को लिए नहीं, मतलब किसी के लिए भी वो करने के लिए। तो उसके बाद मैंने कभी दोबारा सोचा नहीं। मैंने सब 10th के बाद बड़ा ऑब्वियसली जब मैं गया तो नेहरू कॉलेज में, या गवर्नमेंट कॉलेज नेहरू कॉलेज था हमारा, मैंने ऑप्शन ही उसमें जाके मेडिकल या मेडिसिन साइड जो थी वो बोलते हैं वो भरा। और उसके बाद की तो मैंने कहानी आपको बताई कि MBBS MD और कार्डियोलॉजी कहाँ से की। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। और अपनी पूरी सर्विस के दौरान आप लोगों से अटैच्ड रहे, जुड़े रहे, इमोशनली भी आप लोगों से जुड़े रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र यादव के लिए परिवार का साथ कितना अहम रहा है डॉक्टर साहब? परिवार में आपके कौन कौन है? युवा जब एक ऐसे चेहरे को जान और समझ रहे होते हैं जिसने कामयाबी की एक मिसाल पेश की है, एक बेहतरीन सफ़र तय किया है, तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि परिवार का साथ डॉक्टर वीरेंद्र यादव के लिए कितना अहम रहा है। हाँ बिल्कुल, जहाँ तक परिवार की बात करें तो बिल्कुल योगदान रहा। माँ बाप के बिना तो संभव नहीं हो पाता कुछ भी कर पाना। फादर अक्सर मैंने जैसा बताया एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग में ऑफिसर थे, और मदर हमारी हाउस वाइफ थी, और उन्होंने ही हमें यहाँ तक जिसको कहूँ या देखभाल की और पहुँचाया। वाइफ भी मेरी डॉक्टर हैं, वो भी डायरेक्टर लेवल पे हैं यहाँ पर DGHS ऑफिस में। और बड़ी आपको बताऊं, जो बच्चे थे उनको संभालना करना, हम तो दोनों जॉब पे जाते थे और उनको संभालना वो सारा काम उन्हीं का था। और उन्हीं की वजह से जिसको कहना चाहिए हम यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि MD और उसके बाद जब हम करने के बाद वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मैं फिजिशियन MD मेडिसिन था। तो हॉस्पिटल में जब इतना टाइम देना पड़ता है, और गायनेकोलॉजिस्ट के लिए तो और मुश्किल होता है। तो हमारी मदर ने ही बच्चे को संभालना, और डॉक्टर साहब को भी फिर, और ऑब्वियसली उन्होंने ना केवल मेरे बच्चे को संभाला, मुझे संभाला, वाइफ को संभाला, और वाइफ ने भी मुझे मेरे साथ कोऑपरेट किया। वो इस तरह से मैं आपको कहूँ, देखिए पहले भी मेरी एक आदत थी, अस्पताल का टाइम 8 से 2 या 9 से 3 होता हमारा, डिपेंडिंग अपॉन कि गर्मियाँ हैं या सर्दियाँ। मैं अस्पताल में 5 बजे 6 बजे तक रुकना पसंद करता था। शाम का राउंड लेना मैं ज़रूरी समझता था। बिल्कुल, आपने कहा कॉल पे हमेशा आना, कोई भी बात हो तो तभी से शिकायतें तो शुरू हो गई थी। शिकायत सबसे ज़्यादा जब शुरू हुई जब मैं मेवात चला गया। आप यकीन मानिए, मेवात से पहले दादरी थोड़ा सा दूर था, तो संभव नहीं था, महीने में एक ही बार घर आ पाना हो पाता था। सबसे बड़ी शिकायत हुई कि मेवात तो नज़दीक है, लेकिन जिसको कहना चाहिए वो कोविड का दौर ऐसा आया कि 12 मार्च के बाद, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये कह रहा हूँ, 12 मार्च का वो दिन था जिस दिन मैं सामान बांध के वहाँ घर से एक बार लेके आया था संडे के दिन। मैं 24 या 25 मई, वो मुझे फिर से याद नहीं कौन सी तारीख थी उस दिन, ईद वाली,
इतने दिन तक मैं घर भी नहीं जा पाया था। जब और से उससे ज़्यादा सिनारियो मैं आपको क्या बताऊं कि फरीदाबाद और गुड़गांव में सिर्फ 34 किलोमीटर का डिफरेंस, लेकिन मैंने सारा टाइम फरीदाबाद जाने की बजाय गुड़गांव में अपना सरकारी रेजिडेंस मेंटेन किया। और कोविड के सिनारियो में 24 मैंने बताया आपको 11 जून को ज्वाइन किया, तो यकीन मानिए पहली बार मैं उसके बाद फरीदाबाद गुड़गांव में रहते हुए, मतलब डिस्टेंस कितना माने, गुड़गांव में रहते हुए 28 अगस्त को जिस दिन मेरा जन्मदिन था उस दिन मैं मिलने जा पाया घर वालों से। 11 जून के बाद, 11 जून नहीं कहूँगा उसको, 24 मई के बाद। जी, इसके लिए तो वाकई देश शुक्रगुजार है हमारे हेल्थ वॉरियर्स का। वाकई वो ऐसे कुछ तो अनसीन वॉरियर्स भी थे उस टाइम जिन्होंने वाकई अपना 100% दिया उस वक्त में और देश को इस संकट से, इस बहरान से बाहर निकाला। डॉक्टर साहब, जब आप लोग इस पेशे में आते हैं, जब आप सोचते हैं डॉक्टर बनना, जब आप पहला कदम रखते हैं, तो पहली चीज़ ये बताई जाती है कि आपके दिल में दर्दमंदी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, जो आपसे बात करके बखूबी महसूस होती है और यही आपके चाहने वाले, आपको समझने वाले कहते भी हैं। तो इंसानियत की तकलीफ़ को, उस दर्द को खुद अपने अंदर महसूस करते हुए यहाँ इस ओहदे तक आना, ये एक कितनी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे होते हैं पेशेंट से, जिस तरह से लोगों को डील कर रहे होते हैं, वो एक बहुत बड़ी खूबी होती है आपकी शख्सियत की। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, अब तो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से। तो पहले जैसा मैंने आपको बताया, वो एक दौर था जब प्राइवेट हॉस्पिटल से लोग दिखाने के लिए आते थे, और आज भी यकीन मानिए कुछ लोग आज भी ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। तो एक बहुत खुशी का अनुभव होता है। आपको अपनी काबिलियत की बात नहीं है, आपके ऊपर भरोसा और लोगों का विश्वास जो इस पेशे पे लोग करते हैं उसकी वजह से। एडमिनिस्ट्रेशन में तो देखिए, मैंने अभी जैसा आपको बताया, दादरी ज़िला जो था वो एस्टेब्लिश करने के लिए मुझे जिम्मेवारी दी गई। मैंने वहाँ समस्त, ना केवल ऑफिस, ना केवल अस्पताल उस एस्टेब्लिश किया गया। उसके जब इतना हासिल किया तो यकीन मानिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने मुझे करनाल शिफ्ट किया था। और करनाल में उस वक़्त एक, और वो भी मैं बड़ा आपको बताऊं बात, क्योंकि ये समस्याएं सिस्टम की रहती हैं। वहाँ उस वक़्त समस्या ये थी कि हमारा मेडिकल कॉलेज और ज़िला अस्पताल में समन्वय नहीं था, और ज़िला अस्पताल को एक बार से दोबारा खड़ा करना था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज पहले ज़िला अस्पताल में चल रहा था। तो मैं वहाँ सिर्फ गिन के 51 दिन रहा। और आपको आज एक जिक्र करता हूँ, जब मैं सब कुछ एस्टेब्लिश हुआ तो एक दिन अचानक सुबह मुझे दोबारा से ट्रांसफ़र जब कर दिया गया, तो मुझे आज तक किसी ने मुझे वो कटिंग भेजी थी एक न्यूज़पेपर की कि 51 दिन में 41 काम करने वाले जिला, मतलब सीएमओ की ट्रांसफ़र। तो लेकिन अच्छा ये लगा कि आज भी जब मैं दोबारा डायरेक्टर बन के करनाल में गया तो सारे साथी मिलने आए, सबको याद था। डॉक्टर साहब, इतने सारे ओहदे मैंने आपके बताए अपने दर्शकों को, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन, HSHRC, नेशनल हेल्थ मिशन के हरियाणा डायरेक्टर। मेरा ये सवाल बन नहीं रहा, लेकिन क्योंकि हमारे युवाओं को इंतज़ार यही है कि वो आपसे ये जाने कि आखिर डॉक्टर साहब का क्वालिटी टाइम क्या होता है। क्या कुछ हॉबीज़ हैं डॉक्टर साहब की जिनके लिए वक्त निकाल पाते हैं आप? वैसे तो मुमकिन लग नहीं रहा है। काफ़ी मुश्किल है अभी तो। 2 सालों से हॉबीज़, 2 भी क्यों कहूँ, क्योंकि गुड़गांव भी एक ऐसा ज़िला था जहाँ मैं 5 साल पोस्टेड रहा। काफ़ी मुश्किल सिनारियो था वहाँ पर भी, व्यस्ततम ज़िलों में से एक रहा। पहले मैं अपने कॉलेज की क्रिकेट टीम में के साथ रहा, उसके बाद भी ज़िला प्रशासन में जहाँ भी इन्वॉल्व रहे हमेशा खेलते रहे। लेकिन बड़ी ऑनेस्ट बात बताऊँ, पिछले 6-7 सालों से तो और मुश्किल हो गया स्वयं के लिए और परिवार के लिए और अपनी हॉबीज़ को टाइम देने के लिए। हाँ, अब एक नई हॉबी ये डेवलप कर ली है कि जो कुछ भी आज पढ़ने को मिल रहा है या जो कुछ देखा है या कुछ चीज़ें अभी नहीं जान पाए हैं, उनको घर जाके एटलीस्ट जान सकूं या पढ़ सकूं। तो मैं अब सोशल मीडिया की बजाय मैं 2 घंटा या 1 घंटा अपनी पढ़ाई पे लगाता हूं, ताकि अपने प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन और इफ़ेक्टिवली कर सकूं। आज के मेरी इस आपसे बातचीत का आखिरी और सबसे कीमती सवाल है डॉक्टर साहब, और मैं चाहती हूँ कि
इस सवाल के जवाब में आपकी तरफ से एक ऐसा मजबूत पैगाम जाए आवाम को, लोगों को, कि आमतौर पर कहा जाता है कि लोगों को सरकारी बस में नहीं चलना, सरकारी अस्पतालों में नहीं जाना, सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, बस सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन सरकारी अस्पतालों में लोगों का यकीन पुख्ता करने के लिए, सरकारी अस्पतालों में इन्हांस हुई हैं मेडिकल सुविधाएं, ये बताने के लिए, और सरकारी अस्पतालों में लोगों को अब हाथों हाथ लिया जाता है, उनकी तकलीफ़ों को उसी दर्दमंदी से महसूस किया जाता है जिस तरह की इमेज प्राइवेट अस्पतालों की बनी होती है। ये एक जनरल परसेप्शन की मैं बात करूँ डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे इस खास शो के ज़रिए क्या पैगाम देंगे लोगों को कि सरकारी अस्पतालों में क्यों अपना यकीन पुख्ता करें, क्यों मजबूती के साथ पहुँचे सरकारी अस्पतालों में? सबसे पहले जो बात आपने कही कि सरकारी नौकरी हर कोई चाहता है। अब आप वो देखें, मेरे सिनारियो में तो उल्टा है, उस हिसाब से आप ये कहें कौन सुपर स्पेशलिस्ट सरकारी नौकरी करना चाहता है। मैं रुका, मैंने वो सर्विसेज दी, और अब प्रेजेंट अगर हम बात करें सरकार के सिनारियो की, तो आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पीछे भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे, और आप खुद स्वयं आंक सकते हैं और कह भी रहे थे आप, फ्री डायलिसिस हम सभी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। हम 4 जगह कार्डियोलॉजी सर्विसेज, मैंने पहले ही आपको कहा, FRU मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, सिजेरियन फैसिलिटी हम सभी जगह दे रहे हैं। इनिशियली हमने 10 जिलों को लिया, जहां हमने ये प्रयास किया कि उन 10 जिलों की अस्पतालों की इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट की दिशा और दशा किसी भी प्राइवेट अस्पताल जैसी होनी चाहिए। आप हमारे ऑलमोस्ट ये कंप्लीशन पे है, जाके आप जिला अस्पताल में देखिए, कुछ जिला अस्पतालों में तो ये कंप्लीशन के पर ऑलरेडी हो चुका है, चाहे वो आपका करनाल हो, चाहे आपका कुरुक्षेत्र हो, जींद हो, आप वहाँ जाके देखेंगे तो गुड़गांव फरीदाबाद में भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो बहुत कुछ हमने बदला है, लोगों का विश्वास लौटा है। फैसिलिटीज़ जो है ऑनलाइन हमने जैसा बताया कि सभी जिला अस्पतालों में हमने एटलीस्ट अपनी रजिस्ट्रेशन और उनको मेडिसिन और उनके एक्सरेज हम कोशिश कर रहे हैं कि अस्पतालों को पेपरलेस बनाने की हम, तो इनमें सभी में प्रयास कर रहे हैं। और एक छोटा सा उदाहरण लास्ट में मैं आपको दूं तो हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट में 22 जिला अस्पतालों में से 21 जिला अस्पताल तो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में सर्टिफाई है, यानी क्वालिटी एश्योरेंस भारत सरकार की तरफ से 21 जिला अस्पतालों को ऑलरेडी मिल चुका है। रेवाड़ी में सिर्फ बिल्डिंग का एक वो है इशू है, अदरवाइज अब बिल्डिंग का उसका इशू रिजोल्व हो जाएगा तो वो 22वां जिला भी नामित हो जाएगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्वालिटी सर्विसेज हम सभी जिला अस्पतालों में मिल रही है, इसीलिए आने वाले दिनों में हरियाणा के लोगों को और विश्वास जो है सरकारी सेवाओं पर आएगा। डॉक्टर साहब, मुझे यकीन है जितनी बारीकी से आपने हरियाणा में हेल्थ सेक्टर पर बात की है, हरियाणा को सेहतमंद बनाने के लिए आप सरकार के साथ मिलकर जिस तरह से शाना बशाना काम कर रहे हैं, इन बारीकियों को समझकर लोगों को वाकई यकीन करना चाहिए कि सरकारी अस्पतालों में, सरकारी वेंचर्स में लोगों की सेहत के लिए संजीदगी से काम किया जा रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने ये तफसीली बातचीत में साबित किया है कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना तो कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम अधिकारी में मेरे साथ इतना ही। अगली बार अपने सफर के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, किसी और बेहतरीन अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार।